हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एके रीडर्स में। आज हम जिस ऑडियो बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय। इस बुक के लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये पुस्तक उन करोड़ों लोगों के लिए है जो जीवन में एक महत्वपूर्ण दोराहे पर खड़े हैं, जो मौजूदा आर्थिक संकट से प्रभावित हैं और ये चिंता कर रहे हैं कि अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अब क्या किया जाए। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि भले ही यह सबसे बुरा दौर नजर आता हो, लेकिन इसके बावजूद यह अपने भविष्य की बागडोर थामने का सर्वश्रेष्ठ समय है। मैंने लोगों को यह सिखाने में अपना जीवन लगा दिया है, आर्थिक स्वतंत्रता कैसे हासिल की जाए। मैं जानता हूँ कि रिच डैड सीरीज की अन्य पुस्तकों की तरह इस पुस्तक में भी आपको वह ज्ञान मिलेगा जिसकी मदद से आप भविष्य में दौलत बना सकते हैं और उसे कायम रख सकते हैं। जब आपको यह सच्चाई पता चल जाती है कि पैसे कैसे काम करता है और 21वीं सदी में आपके लिए व्यवसाय के कौन कौन से अवसर मौजूद हैं, तो आपके जीवन को अपने मनचाहे सांचे में ढाल सकते हैं आप। इस पुस्तक को 3 खंड में बांटा गया है, जिसमें से पहला खंड है अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में थामें। आपको अपने खुद के व्यवसाय की ज़रूरत क्यों है। इस पुस्तक का अध्याय 1 है नियम बदल गए हैं। यह संकट का दौर है। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका में डर और दहशत का माहौल छाया हुआ है। यह अखबारों की सुर्खियाँ, संचालक मंडल की बैठकों और डाइनिंग टेबल पर होने वाली बातों में साफ नजर आता है। वैश्वीकरण, आउटसोर्सिंग, छटनी, कर्ज न चुका पाने के कारण मकानों की नीलामी, सब प्राइम मॉर्टगेज, पोंजी स्कीम, शेयर बाजार के घपले, मंदी, एक के बाद एक बहुत सारी बुरी खबरें लगातार आती जा रही हैं। सन 2009 के शुरुआती महीनों में अमेरिकी कंपनी हर महीने 2.5 लाख कर्मचारियों की छटनी कर रही थी। 2009 के अंत में जब मैं ये लिख रहा था, बेरोजगारी का आंकड़ा 10.2% पर पहुंच गया था और यह बढ़ता ही जा रहा था। अल्प रोजगार का हाल तो और भी बदतर था। अच्छे रोजगार का अभाव वह भयंकर महामारी है जिसमें बहुत कम लोग बच पाए। एग्जीक्यूटिव हो या मध्यम श्रेणी के मैनेजर, प्रशासनिक कर्मचारी हो या श्रमिक बैंकर्स, रिटेल क्लर्क, सभी के सिर पर तलवार लटक रही है। नौकरियों के मामले में अब तक स्वास्थ्य सेवा उद्योग को सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब वहाँ भी धड़ल्ले से कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। 2009 में यूएस टुडे ने अमेरिकियों का एक सर्वेक्षण किया जिसमें 60% ने कहा कि वर्तमान आर्थिक हालात को वे अपने जीवन काल का सबसे बड़ा संकट मानते हैं। सन 2008 की शरद ऋतु में बहुत से लोगों के रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का मूल्य अचानक आधा या इससे भी कम हो गया। जमीन जायदाद की कीमतें धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। जिन चीज़ों को लोग अपनी ठोस और विश्वसनीय संपत्ति मान रहे थे वे पानी की भाप की जितनी ठोस निकली। नौकरी की सुरक्षा लुप्त हो गई, इतिहास के गर्त में समा चुकी थी। 2009 में यूएस टुडे ने अमेरिकियों का एक सर्वेक्षण किया जिसमें 60% ने कहा कि वर्तमान आर्थिक हालात को वे अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट मानते हैं। जाहिर है ये सब पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसे शायद आप न तो जानते हो। दरअसल इसमें से कुछ भी अचानक नहीं हुआ। निश्चित रूप से लोगों की नींद तभी टूटी जब भीषण आर्थिक संकट के वजह से उनकी आजीविका खतरे में पड़ी, लेकिन आपकी आमदनी रातों रात खतरे में नहीं पड़ी। यह तो हमेशा खतरे में थी। अधिकांश अमेरिकी आबादी बरसों से दिवालियापन और तबाही के बीच की खाई में झूल रही थी। महीने का खर्च चलाने के लिए ये अगले 1-2 महीने की तनख्वाह के भरोसे बैठी थी। उसके बाद नगद बचत के बड़ा कमज़ोर सहारा था। ज़्यादातर मामलों में सहारा था ही नहीं। नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह को समय के बदले धन की अदला बदली कहा जाता है और मंदी के दौर में यह आमदनी का सबसे कम भरोसेमंद स्रोत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब छटनी होने लगती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत कम अतिरिक्त आमदनी बचती है जो आपके समय के बदले पैसे दे सके। मैंने आपको यह बता दिया था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने आपको यह सब पहले ही बता दिया था, लेकिन दरअसल मैंने आपको यह बता दिया था। मैं बरसों से यह कहता आ रहा हूँ, सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज़ अब नहीं बची है। अमेरिका का कंपनी जगत 20वीं सदी का ऐसा डायनासोर है जो लुप्त होने की कगार पर खड़ा है। अब अगर आप सचमुच सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो इसे पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में थाम लें। मैंने 2001 में अपनी पुस्तक द बिजनेस स्कूल फॉर पीपुल्स हाउ लाइक हेल्पिंग पीपुल्स में लिखा है, मेरी राय में अमेरिका और कई पाश्चात्य देशों में आर्थिक तबाही आ रही है, जिसका मूल कारण यह है कि हमारा शिक्षा तंत्र विद्यार्थियों को पर्याप्त यथार्थवादी आर्थिक शिक्षा देने में असफल रहा है। उसी वर्ष नाइटेलिंग कंटेंट को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, यदि आप सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड आपकी मदद करेगा तो
और आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर जुआ खेलना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप दरअसल अपने रिटायरमेंट को दांव पर लगा रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है और 85 साल की उम्र में आप इसे धड़ाम से औंधे मुंह गिरते देखते हैं तो क्या होगा, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स बुरे होते हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वे न तो सुरक्षित होते हैं न ही चतुराई भरे। मैं तो उनके चक्कर में अपना आर्थिक भविष्य कभी दांव पे नहीं लगाऊंगा। संसार के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों ने अपने रिटायरमेंट को शेयर बाजार में दांव पर लगाया हो। यह सरासर पागलपन है। क्या आप सोचते हैं कि बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा मौजूद रहेगी? यदि आपको इस बात पर भरोसा है तब तो शायद आप ईस्टर बनी पर भी भरोसा करते होंगे। और मार्च 2005 में दिए गए इंटरव्यू में कहा था, किसी कागजी संपत्ति की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि उसे तुरंत भुनाया जा सकता है और यह इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हम सब भी जानते हैं कि शेयर बाजार एक बार फिर लुढ़कने वाला है और हम एक बार फिर तबाह होने वाले हैं। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसके बाद क्या हुआ? बाजार एक बार फिर लुढ़का, कई बार दोबारा तबाह हो गए, कई लोग दोबारा तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें और मानसिकता नहीं बदली, हम जरा भी नहीं बदले। 1971 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने सवर्ण मानदंड का पालन करना छोड़ दिया। वैसे यह संसद के अनुमोदन के बिना हुआ, लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि यह हो गया। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी बदौलत हम अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप सकते थे और उनका मूल्य किसी वास्तविक या ठोस संपत्ति पर आधारित नहीं रह गया था। वास्तविकता से प्लान करने की बदौलत इतिहास में सबसे बड़ी आर्थिक उछाल के द्वार खुल गए। उसके बाद लगभग 3.5 दशकों तक अमेरिकी मध्य वर्ग में एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ। जैसे जैसे डॉलर का अवमूल्यन हुआ और ज़मीन जायदाद तथा अन्य संपत्तियों के कागजी मूल्य में उछाल आया, साधारण लोग करोड़पति बनने लगे। अचानक कर्ज हर किसी को हर वक्त हर कहीं उपलब्ध होने लगा। क्रेडिट कार्ड कुछ उसी तरह पनपने लगे जिस तरह वसंत की बारिश में कुकुरमुत्ते उगाते हैं। उन क्रेडिट कार्ड का कर्ज उतारने के लिए अमेरिकी अपने मकानों का इस्तेमाल एटीएम की तरह करने लगे। वे कर्ज लेते थे और उसे उतारने के लिए अपने मकान को दोबारा फाइनेंस करवा लेते थे। और ज़मीन जायदाद का मूल्य हमेशा बढ़ता है ना? कतई नहीं। 2007 तक हम इस आर्थिक गुब्बारे में इतनी सारी गर्म हवा भर चुके थे कि वह इससे ज़्यादा हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और फसाती दोबारा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेलमैन ब्रदर्स और बियर स्टर्न्स ही धराशायी हुए। करोड़ों अमेरिकियों ने अपनी 401 रिटायरमेंट योजनाएं, पेंशन और नौकरियां गंवा दी। आधिकारिक रूप से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। 65 वर्ष की उम्र के बाद काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। 1950 के दशक में जनरल मोटर्स अमेरिका का सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन था। उस वक्त अखबार वालों ने जीएम के प्रेसिडेंट के कथन को एक उदाहरण में बदल दिया जो दशकों तक लोकप्रिय रहा, जीएम जिधर जाएगा देश भी उधर जाएगा। देखिए मित्रों, यह शायद अच्छी खबर नहीं है क्योंकि 2009 में जीवन दिवालिया हो गया था। उसी साल गर्मियों में कैलिफोर्निया राज्य नगद पैसों के बजाय आईओ के जरिए अपने बिलों का भुगतान कर रहा था। हाल फिलहाल अमेरिका में अपने घर के स्वामी लोगों का प्रतिशत घट रहा है। कर्ज न पटाने के कारण बैंक जितने मकान नीलाम कर रही है उन्हें इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या घटती जा रही है। ज़्यादातर लोगों के बचत खाते में कुछ भी नहीं है और जिनके पास है उनके खातों का आकार छोटा हो गया है, जबकि पारिवारिक कर्ज बढ़ता जा रहा है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या आधिकारिक रूप से तेज़ी से बढ़ रही है। 65 वर्ष की उम्र के बाद काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। दिवालिया होने वाले लोगों की संख्या आसमान छू रही है और कई अमेरिकियों के पास रिटायरमेंट होने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, वे उनके आसपास भी नहीं हैं। क्या इन तमाम बुरी खबरों पर आपका ध्यान गया है? यकीनन आप अकेले नहीं हो। आखिरकार अमेरिकियों की नींद की मदोश में अलार्म का बटन दबाना छोड़ दिया है। बेहतरीन, अब आप जान चुके हैं और आंखें खोलकर यह देख रहे हैं कि हाल फिलहाल अच्छे नहीं हैं। इसलिए आइए हम थोड़े ज़्यादा गहरी नज़र डालकर देखें कि वास्तव में क्या अर्थ है और आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। ये एक नई सदी है। जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता ने मुझे सफलता का वही फार्मूला सिखाया जो शायद आपको भी सिखाया गया हो। स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें सुरक्षित, ऊंची तनख्वाह तथा अन्य लाभों वाली नौकरी मिल सके। इसके बाद तुम्हारी कंपनी तुम्हारी परवाह करेगी। लेकिन ये औद्योगिक युग की सोच थी और आजकल हम औद्योगिक युग में नहीं रहते हैं। आपकी कंपनी आपकी परवाह नहीं करेगी, सरकार आपकी परवाह नहीं करेगी,
कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा। यह नई सदी है, इसमें नियम बदल गए हैं। मेरे माता पिता नौकरी की सुरक्षा, कंपनी की पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर पर भरोसा करते थे। ये सभी घिसे पिटे और पुरातनपंथी विचार हैं जो गुजरे जमाने के अवशेष हैं। आज नौकरी की सुरक्षा किसी मजाक से कम नहीं रह गई। किसी एक कंपनी में जीवन भर नौकरी करने का विचार स्वर्णिम युग में पैरवी की थी उतना ही पुरातन हो चुका है जितना कि टाइपराइटर। कई लोग अपनी रिटायरमेंट योजनाओं को सुरक्षित मानते थे। वे सोचते थे कि ब्लू चिप शेयरों और म्यूचुअल फंड पर आधारित इन योजनाओं में क्या गलत हो सकता था। लेकिन जैसे बाद में पता चला, इनमें सब कुछ गलत हो सकता था। पुराने ज़माने की ये बूढ़ी गायें अब दुधारू नहीं रह गई हैं। इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि वे सभी अब दकियानुसी हो गई चुकी हैं। पेंशन, नौकरी की सुरक्षा, रिटायरमेंट की सुरक्षा, ये सब औद्योगिक युग के विचार थे। आज हम सूचना युग में रह रहे हैं, इसलिए अब हमें सूचना युग के विचारों के हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। सौभाग्य से लोग सुनना सीखना शुरू कर रहे हैं। वैसे यह बड़े अफसोस की बात है कि हम कष्ट और विपत्ति के बाद ही सबक सीख पाते हैं। बहरहाल राहत की बात यह है कि कम से कम अब लोग सबक सीख रहे हैं। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा संकट आकर खड़ा होता है, जैसे शेयर बाजार में .com कंपनियों का क्रैश, 2008 की वित्तीय दहशत, 2009 की मंदी, तब भी लोगों को यह एहसास होता है कि सुरक्षा के पुराने साधन अब उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कंपनियों का मिथक अब खत्म हो चुका है। यदि आपने अपनी कंपनी में तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ने में बरसों लगाए हैं, तो क्या आपने कभी ठहरकर इस बात पर गौर किया है कि आपके सामने कौन सा नज़ारा दिखता है? आप पूछते हैं कौन सा नज़ारा? अपने आगे वाले व्यक्ति का पिछवाड़ा। आपको बस वही नज़र आता है। अगर आप अपने बाकी जीवन में भी यही नज़ारा देखना चाहते हैं तो यह पुस्तक शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आप किसी का पिछवाड़ा देखते देखते थक और ऊबता चुके हैं तो आगे भी इस ऑडियो को सुनना जारी रखें। दोबारा मूर्ख ना बने। ये पिछले समय भी बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही थी। जब आप ये शब्द पढ़ रहे होंगे तब तक कौन जाने क्या हालात हों। हो सकता है कि अब तक स्थिति बदल गई। मूर्ख न बने। जब रोजगार उपलब्ध होने लगेंगे, ज़मीन जायदाद का मूल्य बढ़ने लगेगा, कर्ज दोबारा खिलकर मिलने लगेगा, जो कभी ना कभी अवश्य होगा, तो झूठी सुरक्षा में उसी पुराने प्रलोभन में न आए जिसकी वजह से आप और बाकी का संसार इस भंवर में फंसा था। 2008 की गर्मियों में गैस की कीमत $4 प्रति गैलन से अधिक थी। इस वजह से एसयूवी की बिक्री किसी चट्टान की तरह पानी में डूब गई। अचानक हर आदमी छोटी और हाइब्रिड कारों के गुणगान करने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर ज़रा गौर करें। 2009 में गैस की कीमत दोबारा $2 से नीचे आ गई और भगवान उसका भला करे, लोग दोबारा एसयूवी खरीदने लगे। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि गैस की कीमत हमेशा इतनी ही कम रहेगी? अगर गैस इस वक्त सस्ती है तो क्या आपको गैस की ज़्यादा खपत वाली कारें खरीदना बेहतरीन लगता है? क्या हम सचमुच इतने अदूरदर्शी हो सकते हैं? दुर्भाग्य से इसका जवाब है हाँ। हम सिर्फ एक बार ही मूर्ख नहीं बनते, हम खुद को बार बार मूर्ख बनने देते हैं। बचपन में हम सभी ने चींटी और टीडे की कहानी पढ़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हम में से अधिकांश लोग टीडे जितने ही दूरदर्शी होते जा रहे हैं। अखबार की सुर्खियों की वजह से अपना ध्यान न भटकने दे। दुनिया में हमारे आसपास हमेशा किसी न किसी तरह का मूर्खतापूर्ण हल्ला मचता रहता है, जो जीवन को बेहतरीन बनाने के गंभीर काम से आपका ध्यान दूर खींचने की कोशिश करता है। यह केवल शोर शराबा है, चाहे आतंकवाद हो, मंदी हो, नवीनतम चुनाव चक्कर के स्कैंडल्स हो। इनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सुखद भविष्य के सर्जन के लिए आपको आज क्या करना चाहिए। महामंदी के दौर में भी बहुत से लोगों ने दौलत बनाई थी। दूसरी ओर सबसे बड़े उछाल के समय में, जैसे 1980 के रियल एस्टेट के उछाल के दौरान भी करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने भविष्य की बागडोर नहीं थामी, जिन्होंने हर उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया था जो मैं इस पुस्तक में आपको बताने जा रहा हूँ। और वे लोग या तो परिस्थितियों से जूझते रहे या फिर दिवालिया हो गए। वास्तव में उनमें से अधिकांश तो आज भी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं या फिर दिवालिया हैं। मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा तो आप हैं। क्या आपको कंपनी जगत में फैले भ्रष्टाचार पर गुस्सा आता है? वॉल स्ट्रीट और उन बड़े बैंक्स पर जिन्होंने यह सब होने दिया? सरकार पर जिसने इसे रोकने के लिए प्रयास नहीं किया या ज़रूरत से ज़्यादा किया, या ज़रूरत से ज़्यादा गलत काम किए और ज़रूरत से कम सही काम किए? क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है कि आपने अपने भविष्य की बागडोर थामने में इतनी देर क्यों कर दी? जीवन मुश्किल है। अहम सवाल तो यह है कि आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। शिकायतें करने, अफसोस करने से आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। न ही आप वॉल स्ट्रीट, बड़े बैंकर्स, अमेरिकी कंपनियां
या सरकार पर दोष मढ़ने से होगा। यदि आप एक ठोस भविष्य चाहते हैं तो आपको इसका निर्माण खुद करना होगा। आप अपने भविष्य की बागडोर केवल तभी थाम सकते हैं जब आपकी आमदनी के स्रोत पर आपका नियंत्रण हो। इसलिए आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की ज़रूरत है। अध्याय नंबर 2, प्रकाश की किरण। 13 जुलाई 2009 के अंक में टाइम मैगजीन ने पेज 2 पर एक लेख छापा, रॉबर्ट कियोसाकी के लिए 10 सवाल। उनमें से एक सवाल ये था, क्या इस उथल पुथल भरी अर्थव्यवस्था में नई कंपनियां बनाने के अवसर मौजूद हैं? सवाल पढ़कर मेरे मन में पहला विचार तो यह आया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? बाद में मैंने इसके जवाब में यह कहा, यह सर्वश्रेष्ठ समय है। जब समय खराब होता है तभी सच्चे उद्यमी उभर कर सामने आते हैं। उद्यमी दरअसल इस बात की परवाह नहीं करते कि बाजार की हालत अच्छी है या खराब। वे तो बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर प्रक्रियाएं उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए जब भी कोई कहता है ओ अब अवसर कम हो गए हैं, तो इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि वे पराजित हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको तमाम बुरी खबरें मालूम हैं। अच्छी खबर का इंतजार करें। देखिए, सच तो यह है कि इस मामले में बुरी खबर ही अच्छी खबर है। मैं आपसे वही कहूँगा जो मैंने टाइम मैगजीन में कहा था, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए मंदी का दौर ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो उद्यमिता सर्द रात में लकड़ी के अलवा की तरह धधकने लगती है। माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी साम्राज्य में इसके अलावा क्या समानता है कि वे दोनों ही अरबों डॉलर में के बहुत सफल व्यवसाय हैं तथा बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। और इस सवाल के उत्तर हैं, वे दोनों ही मंदी के दौर में शुरू हुए थे। दरअसल डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के आधे से ज़्यादा कॉरपोरेशन मंदी के दौरान में ही शुरू हुए हैं। ऐसा क्यों? जवाब सरल है। आर्थिक अनिश्चितता के दौर में लोग ज़्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। वे अपने आरामदेह दायरे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और गुजारा करने के लिए पहल शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छे पुराने ज़माने की अमेरिकी उद्यमिता है अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में। जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग आगे निकल जाते हैं। एक बात तो यह है कि मुश्किल आर्थिक दौर में नए अवसर के लिए बाजार परिपक्व होता है। 5 वर्ष पहले जब मकानों के दाम आसमान छू रहे थे और कर्ज आसानी से मिल रहा था, तब कोई भूखा नहीं था। लोगों के पेट भरे हुए थे, वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे और बहुत कम लोग आमदनी के विकल्प साधनों की तलाश कर रहे थे। कर्मचारी अपनी कंपनियों के आर्थिक स्थायित्व के बारे में चिंतित नहीं थे। उन्हें यह चिंता भी नहीं सता रही थी कि आगे चलकर उन्हें कहीं नौकरी से न निकाल दिया जाए। लेकिन अब हर जगह छंटनी का बोलबाला है, इसलिए हर व्यक्ति को चिंता सता रही है कि भविष्य में जाने क्या होगा। इसलिए अब लाखों करोड़ों लोग पूरे होश हवास में आकर अपनी आर्थिक स्थितियों का दोबारा आकलन कर रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि यदि वे ऐसा सुरक्षित भविष्य चाहते हैं जिस पर वे भरोसा कर सके, तो उन्हें दूसरी विकल्प योजना का सहारा लेना होगा। वास्तविकता यह है कि आज लोगों के मन में अतिरिक्त धन कमाने की पहले से कहीं अधिक भूख है। इस वजह से उनका दिमाग नए रास्तों के प्रति ज़्यादा खुल चुका है और वे सुनने के लिए ज़्यादा तैयार हो चुके हैं। वास्तव में यह हालिया आर्थिक गिरावट में पहले भी सच था। 1980 के दशक से खास तौर पर सदी बदलने के मोड़ में लोगों के मन में अपने भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा बलवती हो रही थी। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2007 की रिपोर्ट 21वीं सदी के अमेरिकी में कामकाज, उद्यमिता और अवसर में कहा था, करोड़ों अमेरिकी अपने छोटे व्यवसाय चलाकर उद्यमिता को अपना रहे हैं। 72% वयस्क अमेरिकी नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। उनमें से 67% नियमित रूप से और लगातार अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हैं। देखिए, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अर्थशास्त्री है, पॉल जेन पिल्जर। पॉल बहुत ही होनहार और सफल व्यक्ति है। वे सिटी बैंक के सबसे युवा वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने और करोड़ों डॉलर कमाने की खातिर उन्होंने बैंकिंग जगत को छोड़ दिया। उन्होंने कई न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर लिखी हैं। यही नहीं, बचत और कर्ज का संकट गहराने से पहले ही उन्होंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने 2 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में आर्थिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई है। वे ऐसे शख्स हैं जिनकी बात सुनने लायक होती है। पॉल का कहना है कि कैरियर संबंधी सांस्कृतिक मूल्यों में आजकल 180 डिग्री का पूर्ण परिवर्तन होने लगा है और पारंपरिक कंपनी कर्मचारी का तंत्र अब उद्यमी मार्ग के सामने घुटने टेक रहा है। पॉल कहते हैं, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पारंपरिक बुद्धिमत्ता यह थी कि स्कूल जाओ, अच्छी शिक्षा हासिल करो और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करो। अपने व्यवसाय शुरू करने के विचार को प्राय खतरनाक माना जाता है, शायद प्रशंसनीय लेकिन जोखिम भरा, और शायद थोड़ा पागलपन भी।
जरा स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। पॉल सही कहते हैं। मैंने जिस यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिपोर्ट का जिक्र किया है वह एक गैलप पोल के निष्कर्ष की ओर भी संकेत करती है, जिसमें बताया गया है कि 61% अमेरिकी अपनी बॉस खुद बनना चाहते हैं। फ्रेंसो रिसर्च फ्रॉम डिसाइफर के एक अन्य सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 72% वयस्क अमेरिकी नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। उनमें से 67% नियमित रूप से और लगातार अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हैं। देखिए, यह केवल आजीविका कमाने के बारे में नहीं है, यह तो हमारे जीवन की गुणवत्ता के बारे में भी है कि हम कैसे जी रहे हैं। लोग अब जाग रहे हैं। अब वे पहले जीवन पर अधिक नियंत्रित चाहते हैं। वे अपने परिवार से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, अपने समय के मालिक खुद बनना चाहते हैं, ऑफिस के बजाय घर पर रहकर कामकाज करना चाहते हैं, अपने तकदीर की इबादत खुद लिखना चाहते हैं। डिसाइफर के अध्ययन में 84% लोगों ने कहा था कि यदि वे अपने खुद के व्यवसाय के मालिक बन जाएं तो ज़्यादा जोश से काम करेंगे। उन्होंने अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा का सबसे बड़ा कारण यह बताया, अपने कामकाजी जीवन के बारे में अधिक जोशीला बनना। दरअसल हो ये रहा है कि नौकरी की सुरक्षा का 20वीं सदी का मिथक हमारी आंखों के सामने धराशायी हो रहा है, जिसमें यह वादा किया जाता था कि किसी दूसरे के लिए नौकरी करना ही दीर्घकालीन, सुखद और संतुष्टिदायक जीवन का मार्ग है। रोजगार का मिथक क्या है, इसके बारे में लेखक बताते हैं। परिस्थितियां अधिकांश लोगों के दिमाग में कई मिथ्या धारणाएं डाल देती हैं, जिस वजह से हम रोजगार को सामान्य मानने लगते हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह सामान्य नहीं है। दरअसल कर्मचारी बनने की पूरी अवधारणा कुछ ही समय पुरानी है। कृषि युग में अधिकांश लोग उद्यमी थे। हाँ, वे राजा की जमीन पर काम करने वाले किसान जरूर थे, लेकिन राजा के कर्मचारी नहीं थे। राजा उन्हें तनख्वाह नहीं देता था। वास्तव में होता इसका उल्टा था। किसान राजा की जमीन का उपयोग करने के बदले में उसे कर देते थे। ये किसान दरअसल छोटे व्यवसाय के उद्यमी के रूप में अपनी आजीविका कमाते थे। वे कसाई का काम करते थे, बकरी चराते थे और मोमबत्तियां बनाते थे। उनका व्यवसाय पुश्तैनी था। उनकी संतानें भी बाद में वही काम करने लगी। पैसे से परिवार की पहचान कुलनामों और सरनेमों के जरिए आज तक चली आ रही है। स्मिथ गांव के लुहार का सरनेम था। बेकर बेकरी मालिकों का सरनेम था। फॉर्मर केवल खेती का निर्भर परिवारों का सरनेम था। टेलर दर्जियों का सरनेम था। कूपर पीपे बनाने वालों का सरनेम था। आधुनिक युग में काम करने वालों एक नए समूह कर्मचारियों की मांग बढ़ने लगी। फलस्वरूप सरकार ने जनता को शिक्षित करने का काम संभाल लिया और पर्शिया के तंत्र को अपनाया। आगे चलकर संसार के अधिकांश पाश्चात्य शिक्षा तंत्र पर्शिया के इसी तंत्र के आधार बन गए। क्या आपने कभी सोचा है कि 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट का विचार कहाँ से आया? मैं आपको बताता हूँ कि यह कहाँ से आया है। पर्शिया के राष्ट्रपति ओटो वॉन बिस्मार्क ने 1989 में यह विचार दिया। वास्तव में बिस्मार्क की योजना 65 नहीं बल्कि 70 वर्ष की उम्र में शुरू होती थी, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 65 वर्ष की उम्र के बाद बूढ़े लोगों को पेंशन की गारंटी देने में बिस्मार्क की सरकार को ज़्यादा आर्थिक जोखिम नहीं था। उस वक्त पर्शिया के नागरिकों की औसत आयु लगभग 45 वर्ष थी। आज बहुत से लोग 80-90 वर्ष के बाद भी उतनी अच्छी तरह जी रहे हैं कि इस वादे ने संघीय सरकार अगली पीढ़ी में ही दिवालिया हो सकती थी। जब आप पर्शिया की शिक्षा नीति के बुनियादी दर्शन पर शोध करते हैं तो आप पाएंगे कि इसका उद्देश्य ऐसी सैनिक और कर्मचारी तैयार करना था जो हर आदेश का पालन करे और उनसे जो भी काम करने को कहा जाए वह बिना सोचे समझे चुपचाप कर दे। पर्शिया के तंत्र का लक्ष्य था बड़ी संख्या में कर्मचारियों का उत्पादन। 60 और 70 के दशक में अमेरिका में IBM जैसी कंपनियों ने आजीविका रोजगार की नौकरी की सुरक्षा का स्वर्णिम पैमाना बना लिया, लेकिन 1985 के बाद स्वयं IBM भी इस पैमाने पर खरी नहीं उतर पाई। उसके बाद से ठोस और विश्वसनीय कंपनियों में आजीवन कैरियर बनाने की पूरी अवधारणा धराशायी होती चली गई। GM की जैसी स्थिति है वैसी ही राष्ट्र की स्थिति है। इसके आधी सदी बाद हम देखते हैं कि GM की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका का पतन भी तय है? नहीं, लेकिन एक चीज़ का पतन तय है, कंपनी की सुरक्षा के मिथक और 40 साल की पेंशन योजना का पतन। उद्यमिता का बुखार। इसमें बताते हैं लेखक कि उद्यमिता का बुखार क्या है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करना बुरी चीज़ है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि यह आमदनी कमाने का केवल एक तरीका है और यह ऐसा तरीका है जो बहुत ज़्यादा सीमित है। इस वक्त हो ये रहा है कि लोग अब जागने लगे हैं और यह बात समझने लगे हैं। इन लोगों को, जिनमें आप भी शामिल हैं, यह एहसास होने लगा है कि वे जीवन में वाकई जो चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका उद्यमी बनने के मार्ग पर उत्पन्न और कदम रखना है।
और वैसे ही वह एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिसे यह दिख रहा है। आपने बैंकर टू द पुअर के लेखक मोहम्मद यूनुस का नाम सुना हो या नहीं, लेकिन ओस्लो की नोबेल कमेटी ने उनका नाम अच्छी तरह सुना है। सन 2006 में उन्हें तीसरी दुनिया के देशों में उद्यमियों को छोटे छोटे कर्ज देने की अवधारणा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनुस कहते हैं, सभी लोग उद्यमी होते हैं, दिक्कत यह है कई लोगों को यह जानने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। उद्यमिता का बुखार तेजी से चढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब भी अर्थव्यवस्था मंद पड़ती है उद्यमिता की सक्रियता बढ़ जाती है। दरअसल बुरे दौर में ही उद्यमी फलते फूलते हैं। यह बात 2007-8 में अर्थव्यवस्था के धराशायी होने से पहले कही थी। तमाम बुरी आर्थिक खबरों के दौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस अवसर को सक्रियता से खोज रहे हैं जिसके बारे में यूनुस ने कहा था। कारण यह है कि अनिश्चितता के समय में ही हम आमदनी कमाने के दूसरे तरीकों की तलाश करते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हम अपनी कंपनी के भरोसे नहीं रह सकते, तो हम अपनी परवाह खुद करने लगते हैं। तभी हम यह सोचते हैं कि शायद यह पहले अपने आरामदेह दायरे को तोड़ने और पैसे कमाने के लिए रचनात्मक होने का समय है। यूएस फेडरल रिजर्व के एक सर्वे से पता चलता है कि उद्यमियों की औसत घरेलू नेटवर्थ पारंपरिक कर्मचारियों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा होती है। इसका अर्थ है कि इस बात की 5 गुना ज़्यादा संभावना होती है कि इस मंदी में उद्यमियों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके बाद वे पहले से भी ज़्यादा सशक्त होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लिया है। एक हाल ही सर्वे का निष्कर्ष था कि अधिकांश अमेरिकियों को यकीन है कि उद्यमिता ही वर्तमान आर्थिक संकट सुलझाने की कुंजी है। सर्वे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अनुसार इतिहास ने बार बार दिखाया है कि नई कंपनियों और उद्यमियों की बदौलत ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था सशक्त होती है। कोई मजाक नहीं है जो अधिकांश अमेरिकी इस बात पर यकीन करते हैं। आशा है कि वे अपने सोफे पर पसरना छोड़ देंगे और इस बारे में सचमुच कुछ करेंगे। ये संभव है। हालांकि मैं इस बात की शर्त नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हाल फिलहाल जिस कमज़ोर अर्थव्यवस्था को उद्यमिता के जरिए सशक्त होते देखने में मेरी सबसे ज़्यादा रुचि है, वह आपकी अर्थव्यवस्था है। अधिकांश लोगों के लिए यह मुश्किल आर्थिक दौर हो सकता है, लेकिन कुछ उद्यमियों के लिए जिनका दिमाग इतना खुल चुका है कि वे इस बात को समझ सकते हैं जिसे मैं अगले कुछ अध्यायों में समझाने जा रहा हूँ, यह आर्थिक संभावनाओं से भरपूर दौर भी है। न सिर्फ यह खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सही समय है, बल्कि वास्तव में इससे बेहतर समय कभी रहा ही नहीं है। जैसा मैंने कहा था, यह यात्रा मुश्किल हो जाती है। जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग आगे निकल जाते हैं। अगर यह सच है और यह 100% सच है, तो केवल 2 ही प्रश्न रह जाते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है? यदि उत्तर हाँ है, तो दूसरा प्रश्न है, आप किस राह पर चले? मैं आपकी ओर से पहले प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पूरी तरह मालूम है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। यह पूरी पुस्तक इसी प्रश्न का उत्तर देने के बारे में ही है। अध्याय नंबर 3, आप कहाँ रहते हैं? तो आप बरसों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अब भी सीढ़ी के निचले सिरे के करीब हो, या फिर संभवतः शिखर के नज़दीक पहुंचने में कामयाब हो गए हो। वैसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सीढ़ी पर कहाँ हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न तो वह है जिसे आप सीढ़ी पर चढ़ने के काम में इतनी सारी मेहनत और समय लगाने से पहले पूछना भूल गए थे। आपकी सीढ़ी रखी कहाँ है? जैसा स्टीफन आर कवी ने बताया है, यदि सीढ़ी गलत दीवार से टिकी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितनी तेज़ी से चढ़ते हैं या कितनी ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब होते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि आप बस 1 मिनट के लिए सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ दें। जिस पायदान पर हो वहीं रुक जाए। गौर से देखें कि आपकी सीढ़ी कहाँ रखी है और जहाँ यह है, यदि आप उस जगह से खुश नहीं हैं तो यह पता लगाएं कि आप इसे हटाकर किस दीवार से टिकाना चाहते हैं। आप जो पैसा बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं? यह सवाल पूछते हुए लेखक बताते हैं, अधिकांश लोग यह मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इस बात से पता चलती है कि वे कितनी ज़्यादा कमाते हैं या उनके पास कितनी ज़्यादा संपत्ति है, या इन दोनों का ही कोई तालमेल। बेशक आर्थिक स्थिति के समीकरण में ये दोनों ही बातें कुछ हद तक शामिल हैं। बोफोर्स पत्रिका के अनुसार अमीर वह होता है जो हर साल $1 मिलियन से अधिक कमाता है, और गरीब वह होता है जो हर साल में $25,000 से कम कमाता है। लेकिन इस बात को अनदेखा न करें कि आपकी आमदनी की गुणवत्ता उसकी मात्रा में से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में, सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि आप उसे कैसे कमाते हैं।
पैसा कहाँ से आ रहा है। दरअसल कैश फ्लो के 4 अलग अलग स्रोत होते हैं। वह स्रोत बहुत से अलग अलग होता है। प्रत्येक स्रोत एक बिल्कुल अलग जीवन शैली को परिभाषित और तय करता है। चाहे आप कितना ही पैसा कमाते हो। रिच डैड पुअर डैड प्रकाशित होने के बाद मैंने आमदनी के इन 4 विभिन्न संसारों की व्याख्या करने के लिए एक पुस्तक लिखी थी। कई लोगों का मानना है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट नामक यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कारण यह है, यह पुस्तक उन मुद्दों की तह तक जाती है जिन्हें समझना उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन करने को तैयार हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का अर्थ है नगद आमदनी उत्पन्न करने वाले विभिन्न स्रोत। मिसाल के तौर पर एक कर्मचारी नौकरी से में किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करके पैसा कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपने लिए काम करके पैसे कमाते हैं, चाहे वे अकेले काम कर रहे हैं या उनके छोटे व्यवसाय के माध्यम से। व्यवसाय का मालिक आमदनी प्रदान करने वाली किसी बड़ी कंपनी का स्वामी होता है, जिसकी आम परिभाषा है कि उसमें 500 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। निवेशक अपने विभिन्न निवेशों से धन कमाते हैं। दूसरे शब्दों में पैसा और अधिक पैसा उत्पन्न करता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ESBI। ई क्वाड्रेंट का मतलब है कर्मचारी, एस क्वाड्रेंट का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा व्यापारी, बी क्वाड्रेंट का मतलब है व्यवसाय का स्वामी, आई क्वाड्रेंट का मतलब है निवेशक। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? दूसरे शब्दों में अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर आमदनी आपको किस क्वाड्रेंट से प्राप्त होती है? चलो दोस्तों, ये चारों क्वाड्रेंट देखते हैं। ई क्वाड्रेंट, हम में से अधिकांश लोग ई क्वाड्रेंट के भीतर ही सीखते हैं, जीते हैं, प्रेम करते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हमारे शिक्षा तंत्र और संस्कृति में केशव काल से मृत्यु तक हमें यह प्रशिक्षण मिलता है कि हम ई क्वाड्रेंट के भीतर कैसे जिएं। इस संसार का कार्यकारी दर्शन वही है जो मेरे गरीब डैडी, मेरे वास्तविक पिता ने मुझे सिखाया था और जो बड़े होते समय शायद आपने भी सीखा होगा। स्कूल जाओ, जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और किसी बेहतर कंपनी में बढ़िया लाभ देने वाली कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। यह है ई क्वाड्रेंट। उसके बाद अगला क्वाड्रेंट है एस क्वाड्रेंट। कुछ लोग अधिक स्वतंत्रता के इच्छुक होते हैं और अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इस इच्छा से प्रेरित होकर बहुत से लोग ई क्वाड्रेंट को छोड़कर एस क्वाड्रेंट में प्लान कर जाते हैं। यही वह जगह है जहां लोग अपने दम पर कुछ करने और अपने सपने को साकार करने का निर्णय लेते हैं। एस क्वाड्रेंट में आमदनी के ढेरों जरिए होते हैं। जीवन की शुरुआत कर रहे किशोर, बेबीसिटर और लैंडस्केपर से ऊंचे आमदनी वाले वकील, परामर्शदाता, सार्वजनिक वक्ता तक सभी लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन आप चाहे $8 प्रति घंटा कमा रहे हो या $80,000 प्रति घंटा, एस क्वाड्रेंट आमतौर पर एक सुनहरा जाल होता है। नौकरी छोड़ते वक्त शायद आपने सोचा होगा कि आप अपने बॉस के चुंगल से छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हुआ ये कि आपने सिर्फ बॉस बदला है। सही मायने में आप अब भी कर्मचारी हैं। एकमात्र अंतर यह है कि अब आप अपनी समस्याओं के लिए अपने बॉस को दोष देना चाहते हैं तो वह बॉस आप स्वयं होते हैं। एस क्वाड्रेंट में जीना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपको कोई धन्यवाद नहीं देता। यहाँ पर कोई आपको छीनने की कोशिश करता है। सरकार आपको छीलती है। सप्ताह में 1 दिन की कमाई आपको कर में देनी पड़ती है। आपके कर्मचारी आपको छीलते हैं। ग्राहक आपको चूना लगाने की कोशिश करते हैं और आपका परिवार आपकी आलोचना करता है क्योंकि आप काम से कभी छुट्टी ही नहीं लेते हैं। आप ले भी कैसे सकते हैं? अगर आपने छुट्टी ली तो आपका धंधा मारा जाएगा। आपके पास जरा भी खाली समय नहीं होता क्योंकि अगर आप खाली बैठे तो व्यवसाय में आमदनी नहीं होगी। सच्चे मायनों में ऐश का अर्थ होता है गुलामी। वास्तव में आप अपने व्यवसाय के मालिक नहीं, आपका व्यवसाय आपका मालिक है। उसके बाद तीसरा क्वाड्रेंट है बी क्वाड्रेंट। बी क्वाड्रेंट वह स्थान है जहां लोग बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करते हैं। एस व्यवसाय और बी व्यवसाय में यह अंतर होता है कि अपने एस व्यवसाय के लिए आप काम करते हैं, बल्कि आपका बी व्यवसाय आपके लिए काम करता है। मेरे पास कई बी व्यवसाय हैं जिनमें निर्माण, रियल एस्टेट, खनन कंपनियां और अन्य कई व्यवसाय शामिल हैं। जो लोग बी क्वाड्रेंट में जीते और काम करते हैं उन पर मंदी का खास असर नहीं होता क्योंकि अपनी आमदनी के स्रोत पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। उसके बाद चौथा है आई क्वाड्रेंट। यह रॉकेट विज्ञान नहीं है। मेरे अमीर डैडी ने मोनोपोली खेल के जरिए मुझे आई क्वाड्रेंट में जीना सिखाया था। हम सब भी जानते हैं यह कैसे काम करता है। 4 हरे मकान, 1 लाल होटल, 4 हरे मकान, 1 लाल होटल। उसके बाद लेखक बताते हैं नौकरियां बदलने का अर्थ क्वाड्रेंट बदलना नहीं है। अब ज़रा मुझे ये स्पष्ट करने दें कि इन क्वाड्रेंट को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
आपने कितनी बार देखा है कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के बारे में शिकायत करता है, फिर वह नौकरी बदल लेता है, कुछ साल बाद दोबारा आपको वही पुरानी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। मैं काफ़ी समय से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जब भी मेरी तनख्वाह बढ़ती है, हर बार कर और खर्च बढ़ जाने के कारण यह बराबर हो जाती है। मैं यह करना चाहूँगा, लेकिन जीवन में इस दौर में दोबारा कॉलेज जाकर कोई नया पैसा नहीं सीख सकता। यह नौकरी घटिया है, मेरा बॉस घटिया है, जीवन घटिया है आदि इस तरह की ढेरों कंप्लेन एक नौकरी करने वाला इंसान करता रहता है। ये और उन्हीं जैसी दर्जनों अन्य बातें बताते हैं कि वह व्यक्ति फंसा हुआ है। वैसे दरअसल वह किसी खास नौकरी में नहीं, बल्कि एक खास क्वाड्रेंट के चुंगल में फंसा हुआ है। समस्या ये होती है कि ज़्यादातर मौक़ों पर जब लोग अपने जीवन में सचमुच कोई परिवर्तन करते हैं तो वे बस अपनी नौकरी बदलते हैं, जबकि उन्हें क्वाड्रेंट बदलना चाहिए था। अधिकांश लोग ई और एस क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। हम यहीं पर बड़े होते हैं, जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हमें बताया जाता है कि अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन आपके ग्रेड से बी क्वाड्रेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बैंकर आपका रिकॉर्ड कार्ड नहीं देखना चाहता, वह तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता है। नौकरी के इन पुरानों तंत्रों को तोड़ना और अपनी खुद की आमदनी के नए स्रोत उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप आर्थिक तूफान से मुकाबला करने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी सालाना आमदनी को तय करने के लिए आप किसी बॉस या अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं होते हैं। अब इसे आप खुद तय करते हैं। कम से कम 80% लोग इस रेखाचित्र कम से कम 80% लोग इन्हीं दो क्वाड्रेंट में रहते हैं, खास तौर पर ई क्वाड्रेंट में। हमें सिखाया जाता है कि हमें सुरक्षा यहीं मिलेगी। दूसरी ओर बी और आई क्वाड्रेंट में सफलता का वास होता है, स्वतंत्रता का वास होता है। यदि आप उस हिस्से में जीना चाहते हैं तो आप उसे संभव बना सकते हैं, लेकिन यदि आप पहले वाले दो ई और एस क्वाड्रेंट में की तुलनात्मक सुरक्षा चाहते हैं तो यहाँ जो बताने जा रहा हूँ वह शायद आपके लिए नहीं है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे सिर्फ आप ही ले सकते हैं। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं और आप किस क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं। अध्याय नंबर 4, आपके बुनियादी आर्थिक जीवन मूल्य। 4 क्वाड्रेंट्स महज 4 अलग अलग व्यावसायिक तंत्र ही नहीं हैं, ये तो 4 अलग अलग मानसिकताओं के सूचक हैं। आप अपनी बुनियादी आमदनी किस क्वाड्रेंट से कमाने का चुनाव करते हैं, उसका बाहरी परिस्थितियों, आपकी शिक्षा, प्रशिक्षण, अर्थव्यवस्था या आपके आसपास उपलब्ध अवसरों से बहुत कम संबंध है। इसका ज़्यादा संबंध तो इस बात से है कि आप बुनियादी तौर पर कौन है, आपकी शक्तियाँ, कमजोरियाँ और मूलभूत रुचियाँ। इसका संबंध तो आपके बुनियादी आर्थिक जीवन मूल्यों से है। यही बुनियादी भिन्नताएँ हमें अलग अलग क्वाड्रेंट्स के प्रति आकर्षित व विकर्षित करती हैं। इसे समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि ई या एस क्वाड्रेंट को छोड़कर बी क्वाड्रेंट में पहुंचना उतना सरल नहीं है जितना कि पोस्ट ऑफिस जाकर अपना पता बदलने का फॉर्म भरना। आप न सिर्फ वह बदलते हैं जो आप करते हैं, बल्कि बहुत ही सच्चे मायने में आप खुद को भी बदलते हैं, या कम से कम अपने सोचने के तरीके को तो बदल ही लेते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को कर्मचारी बने रहना अच्छा लगता हो, लेकिन बाकी लोग इससे नफरत करते हैं। कुछ लोग कंपनियों के मालिक तो बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चलाना नहीं चाहते। कुछ लोगों को निवेश से प्रेम होता है, जबकि दूसरों को इसमें पैसे गंवाने का जोखिम ही जोखिम नजर आता है। हम में से अधिकांश लोगों में ये सभी प्रवृत्तियां कम या अधिक मात्रा में मौजूद रहती हैं। इस बात पर गौर करना भी महत्वपूर्ण है कि आप इन चारों क्वाड्रेंट में ही अमीर या गरीब बन सकते हैं। हर क्वाड्रेंट में लोगों ने करोड़ों रुपए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो हर क्वाड्रेंट में दिवालिया हुए हैं। ये बात गांठ बांध ले कि किसी क्वाड्रेंट में रहने भर से ही आपकी आर्थिक सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती। लोगों की बातचीत सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि वे किस क्वाड्रेंट में रहते हैं। जब मैं 9 साल का था तो अपने अमीर डैडी के साथ बैठने लगा था। जब वे कर्मचारियों को नियुक्ति करते समय उनका इंटरव्यू लेते थे, इन इंटरव्यू में मैंने ये सीखा कि शब्दों के माध्यम से लोगों के बुनियादी जीवन मूल्य को कैसे समझा जाए। मेरे अमीर डैडी कहते थे कि वे जीवन मूल्य उनकी आत्माओं से निकलते थे। यहाँ हर क्वाड्रेंट से निकलने वाले कुछ प्रमुख वाक्य बताए जा रहे हैं, जिसमें से प्रत्येक के बुनियादी जीवन मूल्य का एक रेखा चित्र भी होता है। ए क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। मैं एक सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहा हूँ जिसमें अच्छी तनख्वाह मिले और उसके अलावा उत्कृष्ट लाभ भी मिले हों। ए क्वाड्रेंट में रहने वाले व्यक्ति का बुनियादी जीवन मूल्य होता है सुरक्षा। हो सकता है कि आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो और आपकी मोटी तनख्वाह मिलती हो,
लेकिन इसके बावजूद आपके बुनियादी जीवन मूल्य कंपनी के गेटकीपर जैसे हो, जिसे आपसे 10 गुना कम तनख्वाह मिलती है। ई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति, चाहे वह गेटकीपर हो या प्रेसिडेंट, अक्सर ऐसे शब्द सोचता और कहता है कि मैं फ़ायदे वाली किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, या ओवर टाइम के लिए हमें कितना मिलेगा, या हमें कितनी संवैधानिक छुट्टियाँ मिलेंगी। जब मैं ई क्वाड्रेंट वाले किसी व्यक्ति से बात करते वक्त कहता हूँ कि मुझे व्यवसाय शुरू करना बहुत अच्छा लगता है, तो वह अक्सर ऐसी टिप्पणी करता है, वह तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें जोखिम नहीं है? हम सभी जीवन को अपने बुनियादी जीवन मूल्यों के चश्मों से देखते हैं। मुझे जो चीज़ रोमांचक लगती है वो हो सकता है कि वह किसी दूसरे को डरावनी लगे। इसलिए ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों के साथ रहते वक्त मैं आमतौर पर मौसम, खेल, टेलीविज़न कार्यक्रम के बारे में बातचीत करता हूँ। एस क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य: अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें। एस क्वाड्रेंट के लोगों का बुनियादी जीवन मूल्य होता है स्वतंत्रता। वे अपना मनपसंद काम करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नौकरी छोड़कर अपना खुद का काम धंधा शुरू करने जा रहा हूँ, तो समझ लीजिए वह ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट की ओर कदम बढ़ा रहा है। एस क्वाड्रेंट में छोटे व्यापारी, किराना की दुकानों के मालिक, विशेषज्ञ और परामर्शदाता आते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरा एक मित्र अमीरों के घरों में बड़े स्क्रीन वाले टेलीविज़न, फ़ोन सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम लगाता है। अपनी मदद के लिए उसने 3 कर्मचारी रख लिए हैं और वह सिर्फ इन तीनों लोगों का बॉस बनकर ही खुश है। वह पक्का और मेहनती एस है। रियल एस्टेट एजेंट, बीमा ब्रोकर्स आदि कमीशन पर काम करने वाले सेल्स पीपुल भी एस क्वाड्रेंट में ही आते हैं। एस क्वाड्रेंट में पेशेवर लोग भी भरे पड़े हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, जो किसी बड़ी चिकित्सीय, कानूनी, अकाउंटिंग कंपनी में काम न करते हो। एस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग अक्सर अपने दिमाग या हाथों के काम पर बहुत गर्व करते हैं। यदि उनका कोई सूत्र वाक्य होता है तो वह ऐसा होता है, कोई भी इसे मुझसे बेहतर तरीके से नहीं करता है, या फिर यह होता है कि मेरा तरीका ही सबसे सही है। बहरहाल, स्वतंत्रता के मुखौटे के पीछे आपको प्राय यह देखने के व्यवसाय के प्रति उस व्यक्ति की नीति में विश्वास का अभाव है। उसकी यही नीति जीवन के प्रति भी होती है, क्योंकि हम जिस प्रकार अपने व्यवसाय को देखते हैं उसी से पता चलता है कि हम हर चीज़ को किस प्रकार देखते हैं। एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को प्राय कमीशन मिलता है या फिर किसी काम में लगे समय के आधार पर भुगतान मिलता है। मिसाल के तौर पर, एस क्वाड्रेंट का व्यक्ति इस प्रकार के शब्द कह सकता है, मेरा कमीशन कुल खरीदी के भाव का 6% है, या मेरी फीस $100 प्रति घंटा है, या लागत के अलावा मैं 10% फीस लेता हूँ। जब मैं ई या एस क्वाड्रेंट के किसी व्यक्ति से मिलता हूँ जिसे बी क्वाड्रेंट में रूपांतरित करने में मुश्किल आ रही होती है, तो मुझे आमतौर पर ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसकी तकनीकी या प्रबंधन योग्यताएं तो बेहतरीन है, लेकिन उसमें नेतृत्व की योग्यता का अभाव हो। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, यदि आप किसी टीम के लीडर हैं और साथ ही टीम के सबसे स्मार्ट व्यक्ति भी, तो आपकी टीम संकट में है। एस क्वाड्रेंट वाले लोग प्राय टीमों के साथ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते। उनमें थोड़े अहं की भी समस्या हो सकती है। एस से बी क्वाड्रेंट में छलांग लगाने के लिए आपको तकनीकी नहीं बल्कि नेतृत्व योग्यताओं में ऊंची छलांग लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, असली दुनिया में ए ग्रेड वाले विद्यार्थी प्राय सी ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं और बी ग्रेड वाले विद्यार्थी सरकार के लिए काम करते हैं। यदि आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना हो, अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें, या आप खुद ऐसा सोचते हो, तो शायद यह अच्छा समय है कि आप अपने इस जीवन दर्शन का गौर से अवलोकन करें। बी क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य: अपनी टीम में शामिल करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ लोगों की तलाश कर रहा हूँ। बी क्वाड्रेंट के लोगों का बुनियादी जीवन मूल्य होता है दौलत बनाना। जो लोग शून्य से शुरुआत करके बेहतरीन बी क्वाड्रेंट व्यवसाय बनाते हैं, वे अक्सर प्रबल उद्देश्य वाले होते हैं। वे बेहतरीन टीम, उत्कृष्ट टीम वर्क को महत्व देते हैं। वह अधिकाधिक लोगों से सेवा करवाना चाहते हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं। एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, जबकि बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखना चाहता है जो उसके क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ हो। हेनरी फोर्ड खुद को अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों से घेरे रखते थे। प्राय एस क्वाड्रेंट वाला व्यवसायी कमरे में मौजूद सबसे स्मार्ट योग्य व्यक्ति होता है, लेकिन जब बी क्वाड्रेंट वाले व्यवसाय के मामले में सच नहीं होता है। जब आप बी क्वाड्रेंट के किसी व्यवसाय के मालिक होते हैं तो आपको अक्सर अपने से चतुर, अनुभवी, सक्षम लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। मेरे अमीर डैडी के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें बैंकर, वकीलों
अकाउंटेंट्स, निवेश सलाहकारों और विशेषज्ञों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करने देखता था, जिनमें से कई के पास बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां होती थीं। अपने विभिन्न व्यवसायों के लिए पूंजी जुटाने वक्त अक्सर ऐसे लोगों से संपर्क करना पड़ता था जो उनसे कहीं ज़्यादा अमीर होते थे। यदि वे इस सूत्रवाक्य के अनुसार जीते, अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें, तो वे अंततः पूरी तरह असफल हो जाते हैं। जब आमदनी की बात आती है तो सच्चा बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति बीसा साबित होता है। वह अपना व्यवसाय छोड़कर कहीं चला भी जाए तो भी उसे आमदनी होती रहेगी। दूसरी ओर यदि एस क्वाड्रेंट का कोई व्यक्ति अपना काम छोड़कर, तो अधिकांश मामलों में उसकी आमदनी भी रुक जाएगी। इसलिए यदि वक्त आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर मैं आज काम छोड़ता हूँ तो इसके बाद भी मुझे कितनी आमदनी होती रहेगी। यदि आपकी आमदनी 6 महीने या उससे कम वक्त में ख़त्म हो जाती है तो इस बात की संभावना है कि आप ई या एस क्वाड्रेंट में रह रहे हैं। बी या आई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति बरसों तक काम न करें तो भी उसे पैसा मिलता रहेगा। आई क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य, निवेश पर मुझे कितना लाभ हो रहा है। आई क्वाड्रेंट के लोग जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वह है आर्थिक स्वतंत्रता। निवेशक को यह विचार पसंद होता है कि उसके बजाय उसका पैसा बेहतर मेहनत करे। निवेशक कई चीज़ों में निवेश करते हैं। वे सोने के सिक्के, ज़मीन जायदाद, कंपनियों या स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड जैसी कागजी संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। यदि आपकी आमदनी व्यक्तिगत निवेश ज्ञान के बजाय कंपनी या सरकार की पेंशन योजना से होती है तो यह ई क्वाड्रेंट की आमदनी है। दूसरे शब्दों में, आपकी बरसों की सेवा के बदले आपका बॉस या कंपनी आपको अब भी भुगतान कर रही है। आई क्वाड्रेंट का निवेशक इस प्रकार की बातें कह सकता है, मुझे अपनी संपत्ति पर 20% लाभ हो रहा है, या कंपनी के आर्थिक ब्यौरे दे, या जायदाद पर कितना मेंटेनेंस बाकी है। अलग अलग क्वाड्रेंट और अलग अलग निवेशक होते हैं। आज के संसार में हम सभी को निवेशक बनना चाहिए। बहरहाल हमारी शिक्षा नीति हमें निवेश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सिखाती। मैं जानता हूँ कि कुछ स्कूलों में शेयर चुनना सिखाया जाता है, लेकिन यह निवेश नहीं है, यह तो जुआ है। बरसों पहले अमीर डैड ने मुझे बताया था कि ज़्यादातर कर्मचारी म्यूचुअल फंड और बचत में निवेश करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था, यदि आप ई, एस या बी में से किसी एक क्वाड्रेंट में सफल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आई क्वाड्रेंट में भी सफल होंगे। डॉक्टर प्राय सबसे बुरे निवेशक होते हैं। अमीर डैड ने मुझे यह भी बताया कि अलग अलग क्वाड्रेंट वाले लोग अलग अलग तरीक़ों में से निवेश करते हैं। मिसाल के तौर पर एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति यह कह सकता है, मैं रियल एस्टेट में निवेश नहीं करना चाहता क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक करने का इच्छुक नहीं हूँ। निवेश की यही चुनौती सामने आने पर बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कह सकता है, रात को टॉयलेट की मरम्मत कराने के लिए मैं किसी अच्छी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी की सेवाएं ले सकता हूं। दूसरे शब्दों में, एस क्वाड्रेंट वाला निवेशक यह सोचेगा कि उसे जायदाद की देखरेख खुद करनी है, जबकि बी क्वाड्रेंट वाला निवेशक सही देखरेख करवाने के लिए किसी दूसरी कंपनी की सेवाएं लेगा। अलग अलग लोग, अलग अलग मानसिकताएं, अलग अलग क्वाड्रेंट्स और अलग अलग जीवन मूल्य होते हैं। अब तक आपने शायद अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। यह दरअसल एक बहुत आसान चीज़ से तय होता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने रहने का स्थान बदलना होगा। इसके लिए आपको किसी नई नौकरी की ज़रूरत नहीं, आपको तो एक नए पते की ज़रूरत है। यदि आप अपने जीवन और तकदीर पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, यदि आप वास्तविक स्वतंत्रता यानी अपने मनचाहे निशाने लगाने, अपनी दिनचर्या निर्धारित करने, अपने परिवार के साथ अकेले समय बिताने, अपने मनपसंद काम करने की स्वतंत्रता चाहते हैं, अगर आप वैसा जीवन, जोश भरा, रोमांचकपूर्ण, संतुष्टि भरा जीवन जीना चाहते हैं जिसके लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है, यानी संक्षेप में, अगर आप अमीर बनना या अमीरों जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरी जगह पर चले जाएं। अब समय आ गया है कि आप चार्ट के बाएं हिस्से से निकलकर, यानी कि बी से आई क्वाड्रेंट की ओर पहुंच जाएं। अध्याय नंबर 5, उद्यमी की मानसिकता। कॉलेज पूरा करने के बाद मैंने एमबीए करने के लिए एक पारंपरिक बिजनेस स्कूल में नाम लिखा लिया ताकि मैं एक प्रशिक्षित और शिक्षित उद्यमी बन सकूं। बहरहाल 9 महीनों बाद ही मैंने बिजनेस स्कूल छोड़ दिया। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ से निकलते समय मुझे एमबीए की डिग्री नहीं मिली। आज तक बिजनेस स्कूल मुझे अक्सर उद्यमिता की कक्षाओं में विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने लगे हैं। मुझे शायद यह बताने की ज़रूरत नहीं कि कई बार मुझे यह बड़ा अजीब लगता है। ये विद्यार्थी मुझसे जो आम सवाल पूछते हैं वे इस प्रकार होते हैं, मुझे निवेशक कहाँ मिलेंगे, मैं पूंजी कैसे इकट्ठी करूँगा। मैं ऐसे सवालों को बखूबी समझता हूँ क्योंकि
इन्होंने मुझे तब बहुत सताया था जब मैं पारंपरिक नौकरी की सुरक्षा छोड़कर खुद उद्यमी बना था। मेरे पास पैसा नहीं था, कोई भी मेरे व्यवसाय में निवेश नहीं करना चाहता था। बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही थी। तो मैं बिजनेस स्कूल के इन विद्यार्थियों को क्या जवाब देता हूँ? मैं उनसे कहता हूँ, आप बस इसे कर देते हैं। आप इसे इसलिए करते हैं क्योंकि आपको यह करना ही होता है। यदि आप इसे नहीं करते हैं तो व्यवसाय से बाहर हो जाते हैं। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको पूंजी जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह काम तो आपके लिए कोई दूसरा पहले ही कर चुका है। लेकिन आपको अपना व्यवसाय खुद खड़ा करना पड़ता है। हालांकि मेरे लिए पास पर्याप्त धन है, लेकिन मैं सिर्फ पूंजी जुटाता हूँ। किसी उद्यमी के लिए यह नंबर 1 काम है। हम 3 समूहों में पूंजी जुटाते हैं: ग्राहक, निवेशक और सहकर्मचारी। उद्यमी के रूप में आपका काम ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करना। यदि आपका ग्राहक मिल रह सके तो आपके प्रोडक्ट खरीदने के एवज में आपको पैसे दे, तो आपके निवेशक आपको बहुत सारे पैसे देंगे। और यदि आपके पास कर्मचारी हो तो आपका काम उन्हें दी जाने वाली तनख्वाह से कम 10 गुना अधिक उत्पादन करवाना है। यदि आप अपने कर्मचारियों से उसकी तनख्वाह का 10 गुना ज़्यादा उत्पादन नहीं करवा सकते तो आप व्यवसाय से बाहर हो जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको पूंजी जुटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। यह वह जवाब नहीं है जिसका ज़्यादातर MBA विद्यार्थियों को तलाश होती है। अधिकांश को तो किसी जादुई फॉर्मूले, किसी गोपनीय नुस्खे, अमीर बनने की फटाफट व्यवसायिक योजना की तलाश रहती है। मेरे इस जवाब की उम्मीद तो शायद उनके शिक्षक को भी नहीं होती है, क्योंकि जब मैं यह बात बोलता हूँ तब वे कसमस रहे होते हैं। क्योंकि भले ही वे उद्यमिता सिखाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश खुद उद्यमी नहीं होते हैं। उनके पास तो तय तनख्वाह वाली स्थायी नौकरी होती है और वे लंबे समय तक वहीं काम करने की उम्मीद करते हैं। मेरा मूल मुद्दा ये नहीं है कि हर व्यवसाय में आपको पूंजी जुटानी पड़ती है। वास्तव में जिस बिजनेस मॉडल के बारे में मैं आपको इस पुस्तक में बताने वाला हूँ, उसमें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह काम तो आपके लिए कोई दूसरा पहले ही कर चुका है। लेकिन आपको खुद का अपना व्यवसाय खड़ा करना पड़ता है। मेरा मूल मुद्दा यह है कि उद्यमी की इस परिभाषा पर गौर करें। आप चीज़ें घटित करवाते हैं, आप यात्रियों की कतार से बाहर निकलते हैं, बस के अगले हिस्से तक चलकर जाते हैं और अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। उद्यमी बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लेखक बताते हैं कि उद्यमी ही संसार के सबसे अमीर लोग होते हैं। हम कुछ मशहूर उद्यमियों के नाम जानते हैं, जिनमें रिचर्ड ब्रांस, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव जॉब्स, रूपर्ट मर्डॉक, टेड टर्नर। लेकिन सबसे दौलतमंद उद्यमी वे लोग हैं जिनके बारे में आपने और मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। वे शांति से अपना अमीर जीवन जीते रहते हैं। मैंने अक्सर लोगों को बहस करते सुना है, उद्यमी पैदा होते हैं, उन्हें बनाया जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि खास लोग ही उद्यमी बन सकते हैं या इसके लिए कोई जादुई चीज़ की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल से उद्यमी बनना इतना बड़ा मामला नहीं है, बस आप इसे कर देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे इलाके में एक किशोरी है जिसका बेबी सिटिंग का व्यवसाय फल फूल रहा है। उसने जूनियर हाई स्कूल की अपनी सहपाठी को इस काम के लिए नियुक्त कर रखा है। वह एक उद्यमी है। एक और लड़का स्कूल के बाद छुटपुट कामों का व्यवसाय करता है, वह एक उद्यमी है। अधिकांश बच्चों के मन में डर नहीं होता, जबकि अधिकांश वयस्कों के मन में डर के सिवा कुछ नहीं होता। अपनी प्रतिभाओं को खोजने, विकसित करने और संसार को देने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। आज ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर उद्यमी बनने और खुद का व्यवसाय चलाने के सपने देखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोगों का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है, हकीकत नहीं बन पाता। तो सवाल यह है, इतने सारे लोग उद्यमी बनने के लिए अपने सपने को साकार करने में असफल क्यों हो जाते हैं? मेरा एक मित्र बेहतरीन हेयर स्टाइलिस्ट है। महिलाओं को सुंदर बनाने के मामले में वह जादूगर है। बरसों से वह अपना खुद का सैलून खोलने की बात कर रहा है। उसके पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि वह अब भी छोटे पैमाने पर ही काम कर रहा है। वह एक बड़े सैलून में एक कुर्सी पर काम करता है और सैलून मालिक से नोकझोंक करता रहता है। मेरा एक और मित्र की पत्नी है जो फ्लाइट अटेंडेंट का काम करते करते उकता गई। 2 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी और हेयर स्टाइलिस्ट बनने का प्रशिक्षण लिया। 1 महीने पहले उसने अपने सैलून का भव्य उद्घाटन किया। वहाँ का माहौल बेहतरीन है और उसने वहाँ काम करने के लिए कुछ सबसे अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट को आकर्षित कर लिया है। जब मेरे पहले मित्र ने उस महिला के सैलून के बारे में सुना तो वह बोला, वह सैलून कैसे खोल सकती है? उसके पास तो कोई योग्यता ही नहीं है, उसके पास इसकी प्रतिभा ही नहीं है। उसने न्यूयॉर्क में प्रशिक्षण नहीं लिया है जहाँ मैंने लिया था, और इसके अलावा उसके पास नाम मात्र का भी अनुभव नहीं है। देखना, यह 1 साल में ही असफल हो जाएगी। हो सकता है कि वह महिला असफल हो जाए। आंकड़े बताते हैं कि 90% व्यवसाय
पहले 5 सालों में नाकाम हो जाते हैं। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि वह असफल न हो। मुद्दे की बात यह है कि वह अपना मनचाहा काम कर रही है। उसने यह समझ लिया कि साहस से हमारे जीवन को आकार देने की प्रबल शक्ति होती है। अपनी प्रतिभा को खोजने, विकसित करने, संसार को देने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। अमेरिका के जो लोग $3 मिलियन से ज़्यादा की लॉटरी जीतते हैं, उनमें से 80% 3 साल के भीतर ही दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसे से ही आप अमीर नहीं बनते। ये लोग अपने चेकिंग अकाउंट के आंकड़े जोड़ सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ आंकड़ों से तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक कि वे अपने सोचने के तरीके को न बदल लें। आपका मस्तिष्क असीमित है। यह तो आपकी शंकाएं हैं जो आपको सीमित कर रही हैं। एटलस श्रग्ड की लेखिका आयन रेड ने कहा था, दौलत किसी मनुष्य की सोचने की क्षमता का परिणाम है। इसलिए यदि आप अपना जीवन बदलने का तैयार हैं, तो मैं आपका परिचय एक ऐसे माहौल से करवाने जा रहा हूँ जो आपके मस्तिष्क को सोचने और आपको ज़्यादा अमीर बनने का अवसर प्रदान करेगा। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी को अपने से पूछने चाहिए। लेखक बताता है, जब मैं बच्चा था तो मेरे वास्तविक डैडी अक्सर मुझे स्कूल जाने, अच्छे ग्रेड लाने की सलाह देते थे ताकि मुझे सुरक्षित नौकरी मिल सके। वे मेरी प्रोग्रामिंग ई-क्वाड्रेंट के लिए कर रहे थे। दूसरी ओर मेरी माँ मुझे डॉक्टर या वकील बनाने के लिए प्रेरित करती थी। वे कहती थी, इस तरह तुम्हारे पास हमेशा एक पैसा रहेगा और तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। वे मेरी प्रोग्रामिंग एस क्वाड्रेंट के लिए कर रही थी। अमीर डैड ने मुझे बताया कि अगर मैं आगे चलकर अमीर बनना चाहता हूँ तो मुझे व्यवसायी या निवेशक बनना चाहिए। वे मेरी प्रोग्रामिंग बी और आई क्वाड्रेंट के लिए कर रहे थे। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मुझे यह तय करना था कि मैं किसकी सलाह मानूं। आपके सामने भी यही विकल्प है। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो इसका एक कारण है आपकी गरिमा को वापस पाना। इसके महत्व को कम न आंकें। यह दुनिया सताने वालों और छोटी मानसिकता के लोगों से भरी पड़ी है। चाहे वे आपके बॉस हों, मैनेजर हों, पड़ोसी हों, मित्र भी हों। आप यह नहीं चाहते हैं कि वे आपको अपने इशारों पर नचाएं। आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। आप इतने साहसी बनना चाहते हैं कि आपको दूसरे लोगों के इशारों पर नाचने या काम करने की ज़रूरत ही न रहे। आप अपने लिए सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। रेसिंग कार वाला मस्तिष्क होना चाहिए। वही सवाल दोबारा पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं? अब आप समझ गए होंगे कि एक केस फ्लो क्वाड्रेंट को छोड़कर दूसरे केस फ्लो क्वाड्रेंट में पहुंचने का क्या अर्थ होता है। यह एक विभिन्न तंत्र ही नहीं, यह तो जीवन के प्रति एक विभिन्न नीति है। हाँ, व्यवसाय के बारे में, लेकिन दरअसल यह व्यवसाय के बारे में नहीं। यह तो केवल बाहरी रूप है। घोड़े पालने वाले किसी व्यक्ति को रेसिंग कार के स्टीयरिंग व्हील पर बैठा देने भर से वह रेसिंग कार का ड्राइवर नहीं बन जाता। इसके लिए उसे रेसिंग कार ड्राइवर की योग्यताएं, प्रशिक्षण और सबसे महत्वपूर्ण बात मानसिकता की ज़रूरत होती है। यही आपके आर्थिक जीवन के बारे में भी सच है। आपको उद्यमी की मानसिकता अपनाने की ज़रूरत है। सार रूप में वह मानसिकता यह है कि उद्यमी स्वयं तय करता है कि आप चीज़ों को घटित करवाते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप अपने अलावा किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को दोष नहीं देते। ऐसी बात नहीं है जो आपको सुनने से ही सारा काम करना होगा, जैसा मैंने अपने व्यवसाय में किया था। नहीं, 21वीं सदी के व्यवसाय की एक सुंदरता यह है कि उस व्यवसाय का सारा ज़मीनी काम दूसरे लोग आपकी खातिर पहले ही कर चुके हैं और आपकी मदद के लिए अनुभवी लीडर्स रहते हैं जो आपका मार्गदर्शन देने और सफल बनने के लिए समर्पित होते हैं। लेकिन यह समझने में कोई गलती न करें, यदि आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। आप ही होंगे जो खुद को कामयाब बनाएंगे और इसके लिए आपको उद्यमी की मानसिकता रखनी होगी। अगर आप में उद्यमी की मानसिकता नहीं है तो व्यवसाय चाहे कितना भी अच्छा हो, आपके शिक्षक चाहे कितने ही महान हो, उस व्यवसाय में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस पुस्तक के 2 खंड में से हम जिस बिजनेस मॉडल को देखेंगे वह एक रेसिंग कार है, लेकिन उसके स्टीयरिंग व्हील के पीछे आप बैठे हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके बारे में है। क्या आप स्टीयरिंग व्हील को संभालने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास वह सब है जिसकी ज़रूरत है? यह बागडोर थामने का समय है। सन 1985 की बात है। मैं और मेरी पत्नी किम बेगर थे। हम बेरोजगार थे और बचत के नाम पर हमारे पास नाम मात्र का पैसा था। हमारे क्रेडिट कार्ड की सीमा खत्म हो चुकी थी। हम एक पुरानी भूटी टोयोटा में रहते थे जिसकी झुकने वाली सीट हमारे लिए बिस्तर का काम करती थी। कार में सोने के 1 सप्ताह बाद यह कठोर वास्तविकता हमें चुभने लगी कि हम कौन थे, क्या कर रहे थे और किस दिशा में जा रहे थे। जब एक मित्र को हमारी दुर्दशा का पता चला तो उसने हमें अपने बेसमेंट में एक कमरा दे दिया। जब मित्रों और परिवार वालों को हमारी हालत के बारे में बताया गया तो उनका पहला सवाल हमेशा यही होता था
तुम लोग कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते। पहले तो हमने कोशिश की, लेकिन हमारे शुभचिंतकों की अपने तर्क समझाने में हमें काफ़ी मुश्किल आई। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो नौकरी को महत्व देता है, तो उसे यह समझाना मुश्किल होता है कि आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते। कभी कभार यहाँ वहाँ काम करके कुछ डॉलर कमा लेते थे, लेकिन हम वे काम सिर्फ इसलिए करते थे ताकि हमारे पेट में भोजन रहे, हमारे घर यानी हमारी कार में गैस रहे। मुझे स्वीकार करना होगा कि गहरे व्यक्तिगत संचय के पलों में तनख्वाह वाली सुरक्षित नौकरी का विचार बहुत आकर्षक लग सक रहा था, लेकिन चूंकि हम लोग नौकरी की सुरक्षा की तलाश नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लगे रहे, आर्थिक खाई की कगार पर एक एक दिन करके जीते रहे। हम जानते थे कि जब हम चाहेंगे हमें एक सुरक्षित और ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सकती है। हम लोग ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, हमें नौकरी की अच्छी योग्यताएं थी, हमारी कार्यनीति ठोस थी, लेकिन हम नौकरी की सुरक्षा नहीं चाहते थे। हम तो आर्थिक स्वतंत्रता चाहते थे। 1989 तक हम मिलियनर बन गए। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ, पैसे बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। यह सरासर बकवास है। बेघर से मिलियनर बनने की हमारी यात्रा में 4 वर्ष का समय लगा। इसके बाद असली आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचने में हमें 5 साल और लगे, लेकिन इसमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास ज़रा भी पैसा नहीं था। वास्तव में हम कर्ज में थे और रास्ते में किसी ने भी हमें कुछ नहीं दिया। इसमें अच्छी औपचारिक शिक्षा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कॉलेज की शिक्षा पारंपरिक देशों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दौलतमंद बनने की इच्छा रखने वाले के लिए लोगों के लिए नहीं है। अगर पैसा बनाने में पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने सीखने में औपचारिक शिक्षा की भी ज़रूरत नहीं होती, तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है। दरअसल इसमें एक सपने की ज़रूरत होती है, बहुत से संकल्प की ज़रूरत होती है, फटाफट सीखने की इच्छा की ज़रूरत होती है, और इस बात की समझ की भी ज़रूरत होती है कि आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस खंड में रहकर काम कर रहे हैं। कड़ी मेहनत से आप अमीर नहीं बनेंगे। हमारी संस्कृति में एक अजीब सा विचार है जो कहता है यदि आप सचमुच कड़ी मेहनत करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। बकवास। दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोगों की ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें यह यकीन दिलाया दिया गया है, हालांकि इसका विरोध में ढेर सारे प्रमाण हम सभी के आसपास भरे पड़े हैं। कौन से वे प्रमाण हैं? बस अपने चारों ओर नज़र डाल ले। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जीवन भर सचमुच कड़ी मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद अंत में उसका जीवन गरीबी की रेखा के अपमान और हताश से बस थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे रह जाता है? जाहिर है आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद निश्चित रूप से उसकी हालत ठीक नहीं है। और शायद सबसे बुरा हिस्सा यह है कि इसमें से कई दुर्भाग्यशाली लोग इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि उनकी गलती या व्यक्तिगत असमता के कारण ही ऐसा हुआ। उन्होंने सभी सही चीज़ें की, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर वे कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब शायद यह है कि उन्होंने पर्याप्त कड़ी मेहनत नहीं की और उन्हें किस्मत ने अवसर ही नहीं दिया। शायद वे सफलता के लिए बने ही नहीं हैं। बकवास। समस्या यह है कि कड़ी मेहनत का मिथक सिर्फ यही है, एक मिथक। मुझे गलत न समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दौलत बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता पाने में कड़ी मेहनत नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे उम्मीद है कि आप इतने नादान नहीं हैं कि उन मूर्खों की बात पर यकीन कर ले जो आपसे कहते हैं कि वे आपको दौलत पाने का ऐसा तरीका बता सकते हैं जो आसान है, तुरंत कामयाब हो जाता है, इसमें ज़रा भी मेहनत नहीं लगती। क्योंकि यदि आप इतने नादान हैं तो मैं एक ऐसे पुल के बारे में जानता हूँ जिसे आप सचमुच सस्ते में खरीद सकते हैं, और सब प्राइम मॉर्टगेज या क्रेडिट डिफ़ॉल्ट का पूरा तंत्र आपके लिए बिल्कुल सही हो सकता है। इसमें कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। सवाल यह है, आप किस काम में कड़ी मेहनत करते हैं? मुझे लगता है आप कह रहे होंगे किस काम में, जाहिर है पैसे बनाने में। लेकिन इतनी जल्दबाजी न करें, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक सोच ही इस दुखद भूल के पीछे यह कठोर सच्चाई, पैसे बनाने में कड़ी मेहनत करने से दौलत कभी नहीं बन पाएगी। जो लोग आमदनी के लिए काम करते हैं वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा कर्ज लगता चला जाता है। पैसे बनाने में कड़ी मेहनत करने के बारे में भूल जाएं। इससे तो सिर्फ यह होगा कि आप इसे खर्च कर देंगे और इसके बाद आपको दोबारा कड़ी मेहनत करनी होगी। आप पूछ सकते हैं, ठीक है तो मैं क्या करूं? आप नियंत्रण अपने हाथों में ले लें। किस चीज़ का नियंत्रण? देखिए, चाहे आप कितनी ही बड़ी कोशिश कर लें, आप जीवन की ज़्यादातर चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप कर्मचारी को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर आप किसे नियंत्रित कर सकते हैं?
दरअसल आप अपनी आमदनी के स्रोत को नियंत्रित कर सकते हैं। समस्याएं, व्यवसाय खड़ा करने ही वह तरीका है जिसमें अधिकांश बहुत अमीर लोग अमीर बने हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। माइकल डेल ने अपनी डॉर्मेट्री के कमरे में डेल कंप्यूटर की स्थापना की। बी क्वाड्रेंट में सचमुच जीने वाले लोगों की संख्या ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बहुत कम रही है। सच्ची दौलत उत्पन्न करने के लिए यह क्वाड्रेंट सबसे अच्छी जगह है, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए कुछ अवरोधों को पार करना होता है, जिसकी वजह से अधिकांश लोग बाहर ही रह जाते हैं। एक बात तो यह है, अधिकांश लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता जिसकी ज़रूरत उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए होती है। आज की तारीख में अपना व्यवसाय शुरू करने में औसतन $5 मिलियन का खर्च आता है। दूसरी बात यह है कि शून्य से व्यवसाय खड़ा करना अमीर बनने के सबसे जोखिम भरे तरीकों में से एक है। लगभग 90% व्यवसाय पहले 5 वर्षों में ही असफल हो जाते हैं, और अगर आपका नया व्यवसाय असफल हो जाता है तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि $5 मिलियन किसके डूबेंगे। व्यवसाय करने के मेरे शुरुआती वर्षों में 2 बार असफल हुआ। हालांकि मैं कभी दिवालिया नहीं हुआ, लेकिन इसमें मेरे कई मिलियन डूब गए। आमतौर पर जब आप खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि जगह के किराए, बिजली पानी के बिलों, बाकी खर्चों के भुगतान हो, आपके कर्मचारियों का भुगतान हो, आपके सप्लायर को भुगतान हो, वरना आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। अब ज़रा अंदाज़ा लगाए, भुगतान किसे नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ आपको। जब आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, और यहाँ से एक सफल व्यवसाय के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको 5 से 10 साल तक बिना भुगतान के लिए काम करना पड़ सकता है। किम और मेरी कहानी को याद करें, जो अपनी पुरानी टोयोटा में सो रहे थे। यह मज़ेदार नहीं था। हम नौकरी कर सकते थे जिससे तत्काल हमारे सिर के ऊपर छत मुहैया हो सकती थी, लेकिन यह चाहे जितना दुखद रहा हो, हमने नौकरी करने के बजाय बेघर रहने का विकल्प चुना, क्योंकि हमें व्यवसाय का स्वामी बनने और बी क्वाड्रेंट में रहने के अपने सपने पर पूरा यकीन था। अधिकांश लोगों में इन परिस्थितियों से मुकाबला करने का मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक जीवन नहीं होता है। यह निर्मम हो सकता है, आमतौर पर होता भी है। निष्क्रिय आमदनी की शक्ति। क्या आपने कभी पानी के उन स्प्रिंग वाले नलों को उपयोग किया है जो कुछ सार्वजनिक टेस्ट रूम में पानी बचाने के लिए लगाए जाते हैं? जब आप पानी चालू करते हैं तो आपको बटन दबाए रखना पड़ता है, क्योंकि बटन छोड़ते ही पानी भी बंद हो जाएगा। अधिकांश लोगों की आमदनी का स्रोत उसी नल जैसा होता है। आपके पास थोड़ा पैसा बहकर आता है, जैसे ही आप काम करना छोड़ते हैं यह बंद हो जाता है। इस तरह आप आर्थिक दृष्टि से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आपको तो पैसे का ऐसा नल चाहिए जिससे आप एक बार चालू करने के बाद खुला छोड़ दें, फिर यह अपने आप चलता रहे। या आज कल अगले सप्ताह आमदनी पाने के बारे में नहीं है, यह तो अनंत काल तक अपनी आमदनी सुरक्षित करने के बारे में है। यह निष्क्रिय आमदनी, जिसे रेसिडुअल इनकम भी कहा जाता है, यानी ऐसी आमदनी जो बार बार आती रहे। आपके मेहनत करने और आमदनी के उस स्रोत में आवश्यक पूंजी लगाने के लंबे समय बाद भी खुद को बी क्वाड्रेंट में पहुंचा पाना इस दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। लेकिन सारे व्यवसायों में निष्क्रिय आमदनी नहीं मिलती। यदि आप किसी रेस्टोरेंट का मालिक हैं तो आपकी आमदनी तभी होगी जब आप खाना बनाएंगे और बेचेंगे। यदि आप एयर कंडीशनर की मरम्मत करने वाले व्यवसाय में हैं तो आपको आमदनी तभी होगी जब आप सेवा प्रदान करेंगे। यहाँ तक कि ऊंची आमदनी वाले डॉक्टर और वकील भी पैसा सिर्फ तभी कमाते हैं जब वे रोगियों और वकीलों से मिलते हैं। यदि किसी रोगी और वकील को किसी विशेष सप्ताह में उसके ज्ञान और सेवा की आवश्यकता नहीं, तो उसकी आमदनी का नल बंद हो जाता है और उस सप्ताह में उससे कोई पैसा नहीं आता है। अधिकांश लोगों को निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न करने वाला मार्ग की जरूरत होती है। इसी उद्देश्य से डोनाल्ड ट्रंप और मैंने मिलकर कई प्रकार के व्यावसायिक तंत्रों का मूल्यांकन किया जिसकी निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न हो सके। हमने अपने परिणाम वी वॉन्ट यू टू बी रिच पुस्तक में प्रकाशित किए हैं। और वैसे यह सिर्फ हमारी पुस्तक का शीर्षक ही नहीं, हम आपको सचमुच अमीर बनाना चाहते हैं। दौलत सीमित धन का खेल नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप अमीर बन जाएं तो आप मुझसे और डोनाल्ड से या किसी और से कुछ ले लेंगे। दरअसल हम जिस संसार में रह रहे हैं वह अद्भुत और प्रचुर है। यहाँ पर्याप्त से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा, सामग्री, चतुराई, रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा मौजूद है, जिससे इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति दौलतमंद बन सकता है। तो हमने क्या पाया? हमने क्या पाया कि एक बिजनेस मॉडल बाकी से अलग हटकर दिखता है। यह विशेष बिजनेस मॉडल निष्क्रिय आमदनी प्रदान करता है। साथ ही इसे शुरू करने की लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है। इसमें दीगर खर्च भी बहुत कम होते हैं।
इसलिए अपनी सुविधा के हिसाब से पार्ट टाइम भी किया जा सकता है। जब तक कि इसमें उद्यमी को पर्याप्त कैश फ्लो न मिलने लगे, वह अपनी वर्तमान पूर्णकालिक नौकरी को छोड़ने की स्थिति में ना आ जाएं। और इस बिजनेस मॉडल का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और इस पूरी पुस्तक में आगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में ही बताया जाएगा। यह है दोस्तों 21वीं सदी का व्यवसाय, इस बुक का खंड 1 पार्ट 1।